नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में भारतीय इतिहास के सिलेबस को। MPPSC प्रीलिम्स यूनिट नंबर 1 में भारतीय इतिहास का सिलेबस है दोस्तों, और इस सिलेबस को हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा है। पहला मॉड्यूल जिसमें प्रमुख शब्दावलियां हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये दूसरा मॉड्यूल चालू है जिसमें हम लोग प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर रहा दोस्तों, उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण व्यवस्था को हम लोगों ने देखा। बहुत अच्छा लेक्चर रहा वो। उसके नोट्स जो है वो भी हम लोग भेजते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं PDF फॉर्म में। तो अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं और आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको भेज दी जाएगी। लेक्चर अंत तक देखा करिए दोस्तों, जिससे क्या होता है कि पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट होगा और आपको जहां तक है कि सिनॉप्सिस नोट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन पढ़ने में, तो वो PDF नोट्स पर आपको निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात है कि कुछ लोगों के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सर फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। 18 तारीख है लास्ट। ऐसी स्थिति में जिनके फॉर्म नहीं भरा पा रहे हैं तो दिन में क्या होता है, साइट ज्यादा लोड हो जाता है, बिजी रहती है। तो कोशिश करिए कि सुबह जल्दी या लेट नाइट में आप लोग फॉर्म भर के देखें, आराम से फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम 28 अप्रैल को है आपकी MPPSC प्रीलिम्स की। तो इस दृष्टि से देखें तो रेगुलर हमारा जो सेक्शन चल रहा है, हम एग्जाम से पहले ये सिलेबस का जो यूनिट है पूरा कंप्लीट कर लेंगे इतिहास का। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों। अंत तक लेक्चर में बने रहिएगा, सिनॉप्सिस के तौर पर नोट्स बनाते जाइएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके या डायरेक्ट व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके भी आप सीधे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, जिसमें आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है वैदिक सभ्यता। पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और उसके खंडरों पर, उसकी विशेषताओं पर हमें बाद में वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। वैदिक सभ्यता दोस्तों वैदिक व्यवस्था पर आधारित सभ्यता रही है, आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता रही है। इस सभ्यता को हम आर्यवर्त सभ्यता के तौर पर भी जानते हैं, ऐसे हम ब्रह्मावर्त सभ्यता के तौर पर भी जानते हैं, और इसे हम एक ग्रामीण सभ्यता के तौर पर भी जानते हैं। याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता उसकी तुलना में ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता भी हम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आर्य जो है, इनके आगमन के अलग अलग सिद्धांत रहे हैं, बातें नहीं, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन आर्य जो है वो भारत आए, और आर्य जब भारत आए तो उन्होंने भारत आने के बाद यहाँ एक सभ्यता का स्थापना की थी दोस्तों। इन्होंने यहाँ की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको खत्म किया और उस व्यवस्था पर नई सभ्यता की स्थापना कर दी, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो पूरी वैदिक सभ्यता है दोस्तों, इतिहास में इसका जो काल विभाजन है वो लगभग हम मानकर चले 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक होता है, और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। हालांकि इस पूरी व्यवस्था में हम लोगों को दो अलग अलग सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में इसका जो प्रारंभिक समय रहा है उस समय में हम लोगों को व्यवस्था बहुत आदर्शात्मक और बहुत ही शानदार व्यवस्था देखने को मिलती है, समाज की और राजनीति की और अर्थव्यवस्था की ओर। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें, मतलब इसके अंत की बात करें, दूसरे हाफ की, तो उस समय पर व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब चूंकि व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए इस पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने दो भागों में बांट कर देखा है। पहले वाले समय को हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल कह दिया है, ऋग्वैदिक काल, प्रीवैदिक, और दूसरे को बोल दिया गया दोस्तों उत्तर वैदिक। अब ये जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक व्यवस्था पर आधारित है। इसको कहा गया कि ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय शामिल होगा, और दूसरा जो उत्तर वैदिक है उसमें 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक का समय होता है। तो इसलिए कि इनकी पूरे सिस्टम में, व्यवस्था में हमें बहुत बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। समाज हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, धार्मिक सिस्टम हो, तो उस अंतर को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल बेसिकली ऋग्वेद की व्यवस्था पर आधारित रहा है दोस्तों। यहां पर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग यहां पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का जो लेक्चर है दोस्तों उसमें हम सिर्फ ऋग्वैदिक सभ्यता को देखेंगे, और कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग उत्तर वैदिक व्यवस्था को देखने वाले हैं। दोनों व्यवस्थाएं डिटेल में समझेंगे, दोनों में पर्याप्त अध्ययन करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। आर्यों के द्वारा स्थापित जो सभ्यता है दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता एक आदर्शात्मक समतामूलक व्यवस्था पर आधारित सभ्यता के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें समाज का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का एक आदर्शात्मक स्वरूप हमें देखने को
मिलता है और कहीं ना कहीं उसी चीज को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। जब हम इस पूरे सिस्टम को देखते हैं दोस्तों, तो यहां देखने की जरूरत है कि आर्यों ने इस सभ्यता को स्थापित किया। तो आर्यों ने अगर इस सभ्यता को स्थापित किया तो इस शब्द का मतलब जनरली क्या लिया जाता है? श्रेष्ठ। एक तो इसको श्रेष्ठ कहा जाता है और दूसरे ये लोग क्या थे? विदेशी थे, बाहर से आए थे, ऐसा माना जाता है। तो आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब ये दिक्कत थी कि आर्य कहाँ के निवासी थे, कहाँ से भारत आए थे, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न किए जाते हैं और इस प्रश्न के उत्तर में कई सारे विद्वानों ने अपनी व्याख्याएं भी प्रस्तुत की हैं। और ये व्याख्या के अनुसार ये माना गया है अलग अलग व्यक्ति ने कि आर्य जो थे वो अलग अलग क्षेत्र से हमारे देश में आए थे, लेकिन हाँ सबने ये माना है आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, ऐसा कहना था। जिसमें प्रोफेसर मैक्स मूलर जो है उन्होंने कहा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए थे। दूसरी बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस पे अपने विचार दिए कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। अविनाश चंद्र दास ने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत के पठार से आए थे। नेहरिन एवं गार्डन चाइल्ड ने कहा कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। गंगानाथ झा ने कहा कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए थे। गाइल्स ने कहा हंगरी अथवा डैन्यूब नदी की घाटी का जो क्षेत्र रहा वहां से आए थे। और पेनका ने कहा कि ये जर्मनी से आए थे। मतलब इतने सारे लोगों ने भारत की वैदिक सभ्यता को लेकर अपने अपने पक्ष दिए और सबने अलग अलग जगह से आर्यों का आगमन बताया। लेकिन अब हम सभी को तो मान नहीं सकते, लेकिन परीक्षा में आप लोगों से क्वेश्चन जरूर ये पूछेगा दोस्तों कि आर्य के आने को लेकर किसने क्या कहा था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा किस व्यक्ति का मानना था? तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था। आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे, ऐसा किसका मानना था? तो बोले दयानंद सरस्वती जी का मानना था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते, इसलिए इस पूरी सूची को आप लोगों को याद करना है। लेकिन सबसे ज्यादा मान्य हम किसके मत को माने कि आर्य कहां से आए थे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है दोस्तों मैक्स मूलर के इस मत को। मैक्स मूलर के अनुसार आद्य मध्य एशिया से आए थे, ईरान का जो क्षेत्र रहा उस क्षेत्र को आर्यों का निवास माना गया, इसलिए सबसे ज्यादा मान्य मत किसका है? मैक्स मूलर का मत है। एग्जाम में पूछेगा कि आर्यों के आगमन को लेकर सबसे ज्यादा किसके वाक्य को, किसके मत को, किसकी बात को इंपॉर्टेंस दिया गया है? तो मैक्स मूलर की बात को इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसलिए साधारण एक जो व्यवस्था को अपनाया जाता है वो यही कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे एविडेंसेस के आधार पर। तो ये सूची आप लोगों की याद हुई कि आर्य जो थे वो उनका मतलब था श्रेष्ठ और ये बाहर से आए थे, ऐसा माना गया। अब इनका श्रेष्ठ होने का क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि इनका श्रेष्ठ होने का आधार ये बताया गया कि आर्य लोगों को घुड़सवारी आती थी, है ना, और घुड़सवारी आती थी, प्लस घुड़सवारी करते करते ये तीर भी चला सकते थे, प्लस इनके पास तलवारबाजी का भी एक ज्ञान था, इनके पास रथ का ज्ञान था दोस्तों। तो ये हमारे जो अनार्य या बेसिक लोग थे उनकी तुलना में थोड़े से हमें बेहतर प्रतीत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में फिर इनके ही माध्यम से वैदिक ग्रंथों की रचना भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी सभ्यता की स्थापना की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये आए तो इन्होंने आकर हमारे देश में अपना स्थान कहीं ना कहीं बसाया होगा, तो इनका भौगोलिक विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आर्य लोग जब भारत से आए थे तो उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था सप्त सैंधव प्रदेश को। किसको अपना निवास स्थान बनाया था? सप्त सैंधव प्रदेश को। तो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यों का निवास स्थान क्या था, तो आप बताएंगे सप्त सैंधव प्रदेश को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और यहां पर अपनी सभी चीजों को स्थापित करके एक ग्रामीण सभ्यता जो है वो यहां पर इन्होंने स्थापित कर दी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो सप्त सैंधव प्रदेश दोस्तों शब्द मतलब 7 नदियों का क्षेत्र था ये सप्त सैंधव प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। अब 7 नदियों का प्रदेश था, तो इन 7 नदियों में कौन कौन सी नदियां थी? तो सिंधु, सरस्वती, शतुद्री मतलब सतलज, व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये इंपॉर्टेंट नदियां थी जिनके क्षेत्र में आर्यों ने अपनी प्रारंभिक सभ्यता का विस्तार किया था। ये जो प्रारंभिक सभ्यता थी दोस्तों, हम कौन सी सभ्यता बोल रहे हैं? ऋग्वैदिक। इसका मतलब कि ऋग्वैदिक काल तक आर्य जो थे वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तक एक छोटे क्षेत्र तक सीमित थे। इनका बाद में जो है भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला, तो वो किन कारणों से हुआ और कहां कहां हुआ वो उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। परंतु ऋग्वैदिक काल जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश तक आर्य लोग सीमित थे और ये 7 नदियां यहां पर आप लोगों को मिलती हैं। अब ये 7 नदियों का प्रदेश था, तो सीधी सी बात है कि नदियों का उल्लेख जो है वो आर्य लोग अपने ग्रंथों में कहीं ना कहीं प्रयोग भी करेंगे। तो यहाँ नदियों का इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि नदियां जो है दोस्तों उनको सभ्यता की जननी कहा जाता है। हमारे देश में गंगा की बात कर लें, यमुना की बात कर लें, नर्मदा की बात कर लें, ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और इन पूरी नदियां, सिंधु नदी जैसी इंपॉर्टेंट नदियां, इनके किनारे पर ही हमें पुरानी सभ्यताएं देखने को मिलती हैं।
विश्व में जो नदियां हैं उन्हीं के किनारे पर सभ्यताओं का विकास हुआ दोस्तों, क्योंकि एक आपको अपने हिसाब से एक एनवायरमेंट, एक माहौल और संसाधन भी चाहिए होते हैं किसी भी सभ्यता की स्थापना के लिए, वो नदी के किनारे पर बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे हम लोगों को बाद में सभ्यता देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक आर्यों ने भी नदियों को इंपॉर्टेंस दी और अपने ग्रंथों में अलग अलग जगह पर नदियों का उल्लेख किया है। तो एग्जाम में आप लोगों से ऋग्वैदिक कालीन नदियों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियां उस समय मौजूद थी और उन नदियों को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो कौन सी नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में वो नदी किस नाम से जानी जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि उस समय कौन कौन सी नदियां जो थी वो परिचय में थी, जिनका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो सूची दोस्तों यहां है कि वैदिक संहिता जो है उनमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिला, सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिला है। और ऋग्वेद में नदियों को लेकर एक पूरा सूक्त है जिसको नदी सूक्त कहा गया है। जो नदी सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया है। तो टोटल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 कुल नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि ऋग्वेद से कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे। और नदी सूक्त का संबंध किस वेद से है, तो ऋग्वेद से है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगला देखिए सूची नदियों की। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदियों के आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। देखिए पारुष्णी किसका नाम था पुराना, रावी। रावी को आप पहले पारुष्णी के नाम से जानते थे। और सतलज को आप पहले शतुद्री कहते थे। चिनाब को पहले आप अस्कनी कहते थे। झेलम को आप वितिस्ता कहते थे। व्यास को विपासा कहते थे। गोमल को गोमती, काबुल को कुंभ या कुभा, गंडक को सदानीरा, सिंधु को कुमु और इंडस को कर्म कहा जाता था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं पर सरस्वती नदी जो है दोस्तों, सरस्वती नदी को हम लोग यहां पर नदी तमा के नाम से जानते हैं। इसको नदी तमा कहा गया था, ठीक है। तो ये नदियों के पुराने और वर्तमान नाम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो नदियों के पुराने और वर्तमान नाम के साथ साथ आप लोगों को ये पता चल गया कि कौन कौन सी नदियों का उस समय उल्लेख मिलता है। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है, इसका उल्लेख दोस्तों बार बार हुआ है। अब सिंधु नदी का उल्लेख अगर बार बार हुआ है तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाना है कि किसी भी चीज को आप बार बार कब दोहराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, तो आप उसको याद रखना चाहते हैं। तो सिंधु नदी का उल्लेख बार बार इसलिए किया गया है क्योंकि ये आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन से कि आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी थी, तो सिंधु नदी थी। किस आधार पर कहा, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है। फिर बोला और क्या है, तो बोले यहां पर गंगा और यमुना का भी यहां पर उल्लेख मिलता है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख दोस्तों 1 और 3 बार मिलता है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ ये भी है कि गंगा और यमुना का उल्लेख भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। और सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसको नदी तमा कहा गया है। मतलब ये नदी जो है वो श्रेष्ठ नदी के तौर पर बताई गई है। इसे आर्यों की पवित्र नदी के तौर पर आप जानते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यों की पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती थी। इंपॉर्टेंट नदी सिंधु नदी थी। गंगा यमुना का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद जैसी संहिता में देखने को मिलता है। उसके अलावा अन्य नदियां हैं जिनका उल्लेख वैदिक व्यवस्था में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नदियों की व्यवस्था हुई जिनके किनारे पर, जिनके क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता प्रारंभ में ग्रामीण सभ्यता के तौर पर स्थापित हुई थी दोस्तों। यहां पर देखिए अगला जो है वो वैदिक सभ्यता की इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखना है, इंपॉर्टेंट बातें देखना है। या हम ये कह सकते हैं कि आपके सिलेबस का सीधा सीधा सा हिस्सा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो विशेषताएं थी वो हम लोगों को बतानी है। तो जब हम वैदिक सभ्यता की, शुरू में हम लोग इस वैदिक सभ्यता में किसकी बात कर लें, ऋग्वैदिक सभ्यता की विशेषताएं, क्योंकि बाद में हम उत्तर वैदिक को अलग करके पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक सभ्यता की जो विशेषताएं दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सामाजिक स्थिति, कि समाज किस प्रकार का था। सामाजिक व्यवस्था को देखने के बाद फिर हम देखेंगे दोस्तों इसकी आर्थिक स्थिति, की यहाँ की अर्थव्यवस्था किस हिसाब से बनाई गई थी। हम यहाँ देखेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति, कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। और फिर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें धार्मिक स्थिति। इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद आप लोगों को ऋग्वैदिक समय की संपूर्ण विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। और जब उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं सभी चीजों को हम उत्तर वैदिक काल में भी देखने वाले हैं। मतलब यहाँ सीधा सीधा है कि जो आपका सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीधे उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो है।
जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इन विशेषताओं को हम लोग देखें। इन विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक समाज मतलब सामाजिक व्यवस्था को देखा जाएगा। तो जब हम वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों, तो इसकी सामाजिक संरचना को देखने की जरूरत है। जब हम इसकी सामाजिक संरचना को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है। समाज कैसा रहा है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने वर्ण हैं दोस्तों? तो 4 वर्ण जो हैं उनका हमें उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर हम वर्ण व्यवस्था को डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो मॉड्यूल 1 के अंतर्गत विभिन्न चैप्टर्स को किया यूनिट नंबर 1 के पहले टॉपिक में, तो वहां पर हमने वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को, षड दर्शन को, वेदों को, सबको, उपनिषदों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग वर्ण व्यवस्था पहले सीख चुके हैं। आप लोगों में से ऐसे लोग जो लेक्चर देख रहे हैं परंतु उनको वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक नहीं देखा है, तो इतिहास की प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जो थंबनेल है उसी पर लिखा हुआ वर्ण व्यवस्था। तो अगर वर्ण व्यवस्था को डिटेल में जानना है तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा। और डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। सीधे सीधे लिख के दिया है कि वर्ण व्यवस्था पढ़ना है, आश्रम व्यवस्था पढ़ना है, पुरुषार्थ व्यवस्था पढ़ना है और महायज्ञ पढ़ना है, ऋण पढ़ना है, तो सारी चीजें उन्होंने लिख के दिया, तो क्वेश्चन भी देंगे दोस्तों। तो वर्ण व्यवस्था वहां है, तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, आसानी से वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा। तो ऋग्वैदिक जो समाज रहा दोस्तों, वो समाज किस पर आधारित समाज था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। लेकिन यहां याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था जो इस समय मौजूद थी ना, वो जन्म आधारित नहीं थी। याद रखिएगा, वो जन्म आधारित नहीं थी। जन्म आधारित व्यवस्था नहीं होकर ये व्यवस्था हमें जो देखने को मिलती है वो कर्म आधारित देखने को मिलती है। अब कर्म आधारित अगर व्यवस्था देखने को मिलती है तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता जो कि वर्ण या जातीय समाज के आधार पर मिले। यहाँ पर जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, गोत्र सिस्टम अभी तक नहीं आया था, छुआछूत जैसी व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिलती, ऊंच नीच का भाव भी यहाँ देखने को नहीं मिलता। यहाँ वर्णों में बहुत ज्यादा समानता थी, सभी वर्णों को सभी अधिकार दिए गए थे। उपनयन संस्कार का अधिकार सभी वर्णों के पास था दोस्तों, और सभी वर्णों में उपनयन संस्कार के अलग अलग आयु भी निर्धारित की गई थी जिसके तहत वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ समाज में कोई दिक्कत नहीं थी। हम ये बोल सकते हैं कि समाज कैसा था? समता मूलक व्यवस्था थी। और यहाँ जो मूल इकाई थी समाज की, जो मूल इकाई है दोस्तों, वो याद रखिएगा वो परिवार ही होती थी। मूल इकाई परिवार होती थी और परिवार का जो मुखिया होता था दोस्तों वो पुरुष होता था। परिवार का मुखिया एक पुरुष होता था। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना में हम लोगों को पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है। किस प्रकार का समाज था? पुरुष प्रधान समाज था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में वर्णों का निर्धारण दोस्तों कर्मों के आधार पर किया गया। जैसे ब्राह्मणों को अध्ययन अध्यापन का काम करना था, क्षत्रिय को शासन करके रक्षा करने का काम दिया गया था, वैश्य को व्यापार करना और टैक्स देने का काम दिया गया था, शूद्रों को तीनों वर्णों की बिना किसी भेदभाव के सेवा करने का काम दिया गया था। तो सभी का काम निश्चित था। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये लचीली व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। इस समय के समाज में जो व्यवस्था थी वो लचीली थी। इसका मतलब ये था कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर आप कैसे बोल सकते हैं जा सकता था? कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आ सकता है कि क्यों बोल रहा है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में काव्य की रचना की गई है। अब ऋग्वेद में जो काव्य की रचना की गई उसमें क्लियर क्या लिखा हुआ है कि मैं एक कवि हूं। मतलब जो ये लिख रहा है वो कवि है। उसके पापा कौन है? चिकित्सक हैं। उसकी मम्मी चक्की चलाती है, ठीक है, अनाज पीसती है, ठीक है। और तीनों क्या करते हैं? समृद्धि की कामना करते हैं, जिसके लिए उनकी अलग अलग योजनाएं हैं और इसके लिए वो पशुओं की तरह अपनी इच्छाएं पूरा करते हैं। ये कहीं ना कहीं काव्य क्या कहता है कि वो कवि भी है, फिर एक चिकित्सक है और मम्मी चक्की चला रही है। मतलब एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय में लगे हो सकते थे। मतलब ये जरूरी नहीं था कि आप जिस वर्ण में है आपको उसी वर्ण का काम करना है। वर्णों में लचीलापन था, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जाके दूसरा काम कर सकता था, पर्याप्त स्वतंत्रता मौजूद थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये समता मूलक समाज की व्यवस्था हमें किस काल में देखने को मिलती है? ऋग्वैदिक काल में देखने को मिली। अब यहां हम लोगों को महिलाओं की स्थिति पर भी दोस्तों प्रकाश डालने की जरूरत है। जब हम ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो आज की महिलाएं अगर उस समय की स्थिति देखेंगी तो उनको ऐसा लगेगा कि यार हमारे पास भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि पर्याप्त स्वतंत्रता जो है वो महिलाओं को उस समय देखने को हम लोगों को मिलती है।
उसके बाद हम देखें, खास तौर पर हम हमारे देश के जो मध्यकालीन इतिहास का समय है लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर तो भारत के में लगभग 19वीं शताब्दी तक हम आ जाएं और बल्कि 20वीं शताब्दी तक हम देख लें, तो महिलाओं के जो अधिकार थे वो कम देखने को मिले। इस काल में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, सुधारकों के द्वारा इस पर काम किया गया और उसके बाद महिलाओं को आज जाकर इतनी लड़ाई के बाद अपने अधिकार पुनः मिल रहे हैं। मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, पुनः मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास अधिकार शुरू से नहीं थे, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में हमें दिखाई पड़ता है कि महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार थे। देखिए, महिलाओं की स्थिति को हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में एक आदर्शात्मक स्थिति देखने को मिलती है हम लोगों को महिलाओं की। कैसी कि इन्हें लगभग समस्त अधिकार प्राप्त थे, पुरुषों के भांति अधिकार इनको प्राप्त थे। अधिकारों में हम देखें दोस्तों तो इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। महिलाएं जो थी वो पढ़ सकती थी, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। और इनके योगदान को हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि जिस ऋग्वेद की हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत में लिखा गया है, उस ऋग्वेद की रचना में हम देखें तो विदुषी महिलाएं हैं जिनका हम लोगों को योगदान देखने को मिलता है। इन कौन कौन सी विदुषी महिलाओं का योगदान देखने को मिलता है तो नाम भी याद रख लीजिएगा, घोषा, अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा और सिक्ता। ठीक है, ये 5 महिलाएं हैं जिनका नाम हमें मिलता है दोस्तों, और ये माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना में इन 5 विदुषी महिलाओं का योगदान रहा है। इसका मतलब इस काल में महिलाएं उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थी, उपनयन संस्कार का अधिकार भी होता था, समाज में इनको पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, इनके पास पर्याप्त राजनैतिक अधिकार भी होते थे। ये मत सोचिएगा कि इनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं होते थे। ध्यान रखिए, राजा की व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं देखने को मिलती हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ महिलाओं के पास राजनीतिक अधिकार थे, वो सभा की, समिति की, विदत की क्या हो सकती थी, सदस्य हो सकती थी। इंपॉर्टेंट निर्णयों पर इनसे परामर्श लिया जाता था, इन्हें अपनी राय देने का अधिकार भी था। मतलब ऋग्वैदिक कालीन की महिला जो है न केवल पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अन्य स्वतंत्रताएं रखती थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त राजनीतिक अधिकार भी दोस्तों यहाँ पर दिए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में पर्याप्त स्वतंत्रता है जो है वो हमें महिलाओं के प्रति दिखाई पड़ती है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ लोगों से पूछा जाता है कि वर्तमान में जो प्रथाएं या परंपराएं चल रही हैं तो वो ये कह देते हैं कि प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर दहेज प्रथा जैसी जो कुरीति चलती है वो पहले नहीं चलती थी, ऋग्वैदिक काल में ये नहीं मिलती हम लोगों को देखने को। इसके अलावा पर्दा प्रथा जनरली कहा जाता है तो उस समय ये भी नहीं चलता था। बाल विवाह की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ बाल विवाह का प्रचलन भी नहीं था। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा जैसी कुरीति भी यहाँ पर नहीं चलती थी। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों तो विवाह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर हमें अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ पर विवाह को लेकर भी रोक टोक नहीं होता था। महिलाओं को अपने हिसाब से वर चुनने का अधिकार भी ऋग्वेद में था। उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती थी और एक उम्र के बाद ही शादी करवाई जाती थी। तो यहाँ विवाह व्यवस्था में भी महिलाओं के पास पर्याप्त अधिकार कम नहीं थे, वो अधिकार भी यहाँ पर दिए गए थे महिलाओं को। ठीक है, इसके अलावा उनको घर में घुसकर नहीं रहना पड़ता था। मतलब आप बाहर की व्यवस्थाओं में काम कर सकते थे। तो महिलाओं को इतने सारे व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था उसमें वैश्यावृत्ति का प्रचलन दोस्तों हमें दिखाई पड़ता है। इस समाज में वैश्यावृत्ति चलती थी। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो वैश्यावृत्ति प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखिएगा, प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और मेन जब आप लिखते हैं तो जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं यहाँ से सीधे आ सकते हैं। जैसे एक शब्द मिलता है अमाजू। अमाजू उन स्त्रियों को कहते थे जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप हैं तो आपको शादी करना ही पड़ेगा, आप बिना शादी के भी रह सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर नियोग प्रथा का प्रचलन चलता है। इसे एक नकारात्मक व्यवस्था के तहत देखा जाता है कि नियोग प्रथा क्या थी कि आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। अब अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करना, पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही, तो महिला को नियोग प्रथा के तहत अपने देवर के साथ सहचर्य करके संतान उत्पन्न कर सकती थी। वैश्यावृत्ति का प्रचलन यहाँ दिखाई पड़ता है। दास प्रथा का प्रचलन हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो यूनानी दास होते थे, शोषणकारी व्यवस्था होती थी, वैसी दास प्रथा दोस्तों नहीं थी। यहाँ पर दास आजाद हो जाते थे। विवाह की व्यवस्था बात करें तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना गया। 2 प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष
पुरुष उच्च वर्ण का होगा और स्त्री निम्न वर्ण की हो सकती थी। तो ये बोलते थे अनुलोम विवाह। और यहां पर पता चल रहा है हमें कि अंतरवर्णीय विवाह भी होते थे, मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण के लोगों की शादी होती थी। इतिहास में इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब इस समाज में अंतर जातीय विवाह, अगर हम बोले अंतर जातीय विवाह की बात करें तो वो विवाह हमें यहां पर देखने को मिलता है। कहाँ? ऋग्वैदिक सभ्यता में। तो इस व्यवस्था में भी ढील थी। अब प्रतिलोम विवाह क्या होता है? तो उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, ये प्रतिलोम विवाह होता था दोस्तों। तो अंतरजातीय विवाह, अंतरवर्णीय विवाह चलता था। एक शब्द मिलता भेषज। भेषज का मतलब दोस्तों वैद्य से निकाला जाता, जो वैद्य होता था उसको भेषज कहते थे। यक्ष्मा बोल दीजिए, तपेदिक बोल दीजिए, टीबी, इसका उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। मृतक जो थे दोस्तों उनको इस काल में प्रायः जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि हड़प्पा में जलाया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि जलाने की परंपरा थी, मतलब अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। और किया भी जाएगा दोस्तों, क्योंकि 16 संस्कार की व्यवस्था जो है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। तो 16 संस्कारों के तहत अंत्येष्टि संस्कार एक इंपॉर्टेंट संस्कार था और इसमें जलाने की व्यवस्था थी सबको दोस्तों। तो ये हमने ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखा है, जहां पर दोस्तों समता मूलक समाज के ही हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं। ना वर्ण के आधार पर भेद देखने को मिलता है, ना जाति के आधार पर भेद देखने को मिलता है, ना ही स्त्री और पुरुष में भेद देखने को मिलता है। सभी प्रकार की समानताएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि सामाजिक व्यवस्था में स्त्री पुरुष दोनों ही जो होते थे ये शौकीन व्यक्ति थे, मतलब इनको आभूषण पहनने का शौक था। ये सूती वस्त्र हो, ऊनी वस्त्र हो, ये दोनों प्रकार के वस्त्र पहन सकते थे। इनके वस्त्रों को वास, अधिवास और नीवी 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी वस्त्र, निचले वस्त्र और आंतरिक वस्त्र। याद रखिएगा इनको क्या बोला गया? वास, अधिवास और नीवी में इनको विभाजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर शाकाहारी भोजन भी किया जाता था, प्लस मांसाहारी भोजन भी किया जाता था। यहां पर मनोरंजन के साधन के लिए चौपड़ खेला जाता था, पासा का प्रयोग किया जाता था, रथ दौड़ की जाती थी, कुश्ती मल्ल युद्ध किया जाता था, पशु की लड़ाई की जाती थी। पशु की लड़ाई भी यहाँ पर बहुत फेमस होती थी। तो ये सारे इनके मनोरंजन के साधन थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये समाज एक हमें विकसित समाज के तौर पर दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। विकसित बोलने का मतलब अपनी व्यवस्थाओं के तहत। तो ये ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था हम लोगों ने देखी। अब हम दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। जब हम ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति देखेंगे दोस्तों, तो वर्तमान समय की राजनीतिक व्यवस्था इससे बहुत ज्यादा हमें प्रेरित या कहीं ना कहीं सम्मिलित होती दिखाई पड़ती है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति जो है दोस्तों, इसमें हम लोगों को कबीलाई शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। कबीलाई शासन व्यवस्था देखने को मिलती है और यहाँ राजा का पद होता था। राजा का जो पद होता था दोस्तों, ये सर्वोच्च पद होता था। राजा यहाँ पर निर्वाचित होता था। राजा क्या होता था दोस्तों? निर्वाचित होता था। नियुक्ति राजा की करने में समिति का एक इंपॉर्टेंट योगदान था, मतलब राजा का पद निर्वाचित होता था। और जहां राजा का पद निर्वाचित होगा दोस्तों, वहां हम बोल सकते हैं कि गणतंत्र जैसी व्यवस्था में देखने को मिलती है। गणराज्य था। गणराज्य का मतलब ही क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा शासन की व्यवस्था होती है। तो यहाँ गणतंत्रात्मक दिखता है, लेकिन है क्या शासन का स्वरूप? राजतंत्रात्मक। तरीका क्या था? गणतंत्र। मतलब यहां पर आप एक प्रकार के डेमोक्रेटिक व्यवस्था देखते हैं कि राजा जो होता था वो निर्वाचित होता था। और अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि राजा का पद संप्रभु नहीं होता था। संप्रभु नहीं होता था और ना ही ये निरंकुश होता था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है कि जिसपे कोई पाबंदी ना हो, और संप्रभु का मतलब होता है कि जो बिना किसी से बातचीत किए अपने डिसीजन सारे ले सकता हो। तो यहाँ राजा का पद ना तो संप्रभु था और ना ही निरंकुश था। मतलब राजा अपने समस्त निर्णय स्वयं नहीं लेता था, उसको अपनी मंत्री परिषद के समान सभा समिति विदत से परामर्श के बाद ही निर्णय लेने का अधिकार था। और चूंकि राजा का पद जो था वो निर्वाचित होता था ऋग्वैदिक काल में, तो ऐसे में राजा अपनी मनमर्जी के काम भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी मनमर्जी के काम करेगा, तानाशाही करेगा, तो दोबारा राजा नहीं बनेगा, है ना। और राजा नहीं बनेगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजा जो था वो ना तो निरंकुश था और ना ही राजा का पद संप्रभु था। यहां पर जो पूरा प्रशासन था दोस्तों, उसको अलग अलग 5 इकाइयों में बांटा गया था, जिसमें बोला जाता है कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 इकाइयां थी। जैसे आज हम देखते हैं भारत में एक भारत है, फिर राज्य है, फिर संभाग है, ब्लॉक है।
अलग अलग विस्तृति देखने को मिलती है, वैसे ही उस समय के साम्राज्य को अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था, जिसमें कुल जो था वो सबसे निम्न इकाई थी और राष्ट्र तो ये सर्वोच्च इकाई थी। अब यहां पर कुल का जो प्रमुख होता था उसको कुलप कहते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे, विश के प्रमुख को विशपति कहते थे, जन के प्रमुख को जनस्य गोपा कहते थे और जनस्य गोपा के बाद राष्ट्र का प्रमुख राजा होता था। ठीक है, ये जन जो है दोस्तों यही आगे जाके जनपद हो जाएंगे और फिर हम 16 महाजनपद की बात करेंगे। तो ये व्यवस्था में देखने को मिली। तो पूरा प्रशासन जो था वो 5 अलग अलग इकाइयों में बटा था। यहां पर हमें आर्यों के पंचजन की भी सूचना मिलती है दोस्तों। पंचजन के अगर देखें दोस्तों तो 5 प्रमुख कबीले थे, 5 प्रमुख कबीले अलग अलग कुल के थे, जिसमें अनु, द्रव, पुरु, तुर्वस, यदु मौजूद थे दोस्तों। यदुवंशी हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का संबंध है। पुरु बाद में जाकर कुरु और कौरव के तौर पर आते हैं दोस्तों। तो ये पंचजन मौजूद थे। तो जब आपसे पूछा जाए पंचजन के बारे में तो पंचजन में अनु, द्रव, पुरु, तुर्वस, यदु मौजूद थे। एग्जाम में पूछेगा कि पंचजनों में शामिल नहीं थे, इसके अलावा जो देगा वो पंचजन में शामिल नहीं थे। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा, कबीलाई शासन व्यवस्था थी, कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र, अलग अलग इकाइयां बटी थी। पंचजन के बारे में जानकारी मिलती है। राजा का पद निर्वाचित होता था। राजतंत्रात्मक सिस्टम में हमें गणतंत्र यहां दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हम यहां देखें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमने क्या कहा कि राजा का पद संप्रभु नहीं है और चुना जाता था। तो संप्रभु नहीं है तो कौन व्यवस्था इस पर कंट्रोल करेगी, तो राजा को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए सभा होती थी, समिति होती थी, विदत होती थी, गण होते थे और परिषद होती थी। इसमें इंपॉर्टेंट ये तीनों ज्यादा थी दोस्तों। और हमने इन तीनों के बारे में पिछले लेक्चर में मॉड्यूल 1 में हमने डिस्कस किया है, क्योंकि आपके इस सिलेबस में सभा और समिति को स्पेशली मेंशन किया गया, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो सभा समिति क्या थी, इनके बारे में डिटेल में हमने पहले लेक्चर में बात की है दोस्तों। प्लेलिस्ट खोलकर वहां देख लीजिएगा, थंबनेल पर क्लियर मिल जाएगा लिखा हुआ सभा समिति के बारे में। ठीक है, तो वहां इसको डिटेल में देखना है। यहाँ मैं थोड़ा बता देता हूं। सभा जो थी वो श्रेष्ठ जन की व्यवस्था थी, समिति जो थी वो उच्च पदाधिकारियों की व्यवस्था थी, विदत जो थी वो आम जन की व्यवस्था थी। सभा जो थी वो इंपॉर्टेंटली बड़े बड़े निर्णयों में राजा का सहयोग करती थी, परामर्श करती थी। और समिति जो थी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थी कि राजा के चुनाव में इसका रोल होता था, किस अधिकारी को नियुक्त करना, किस अधिकारी को हटाना, इन सबके निर्णय कौन लेता था, समिति करती थी। तो समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पर आप देखते हैं। और मजे की बात यह थी कि इसमें स्त्रियों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो सभा समिति का जो सदस्य के तौर पर स्त्रियां भी मौजूद थी। अब यहाँ पर राजा ने ये पूरी मंत्री परिषद के तौर पर इन व्यवस्था को देखा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर स्पष्ट जनता की गतिविधि देखने वाला, उग्र अधिकारी अपराधियों को पकड़ने वाला, वाजपति, गोचर भूमि को ध्यान रखने वाला, ये हम लोगों को इस समय के क्या मिलते हैं दोस्तों, कुछ अधिकारी भी मिलते हैं। तो ऐसे अधिकारी गण जो थे वो भी यहाँ पर व्यवस्थित तौर पर मौजूद थे। तो आज की जैसी व्यवस्था दिख रही है, राजा, उसकी मंत्री परिषद जैसा सिस्टम, सभा समिति विदत, उसके नीचे अधिकारी, जिसमें हम लोग आज आईएएस आईपीएस को देखते हैं। तो वहां पर स्पष्ट उग्र वाजपेयी जैसी व्यवस्था थी। इसके बाद देखिए दोस्तों तो सेना यहाँ पर स्थायी देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इस समय तक युद्ध जो थे वो साम्राज्य विस्तार के लिए शुरू नहीं हुए थे। शांतिप्रिय लोगों की व्यवस्था थी, आदतन नहीं थे कि लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो साम्राज्य विस्तार आदि चीजों के लिए युद्ध यहाँ प्रारंभ नहीं हुए थे, और नहीं थे तो फिर स्थायी सेना रखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सेना नहीं होती थी, कि जो गण और क्षेत्र थे वहां से लोगों को सैनिक के तौर पर अपॉइंट कर लेते थे। अस्थायी सेना होती थी, जब जरूरत पड़ती थी तो वही लोग आके लड़ लेते थे, बाकी अपने काम में लग जाते थे। तो एक स्थायी सेना का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। और स्थायी सेना नहीं है तो राजा का ज्यादा खर्च भी नहीं होगा, तो पर्टिकुलर कोई टैक्स जैसा अनिवार्य सिस्टम भी यहाँ नहीं था। यहाँ पर राजा का पद जो है दोस्तों न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च होता था। कुलप का अपना एक निर्णय लेने की स्थिति थी, कुल के बाद ग्राम की अपनी स्थिति थी, विश की अपनी स्थिति थी, जन की अपनी स्थिति थी। लेकिन सभी के न्यायालय पर राजा का न्यायालय हेड होता था, अंतिम निर्णय राजा का होता था। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि जो भूमि होती थी उस पर राजा का स्वामित्व नहीं होता था। भूमि पर राजा का स्वामित्व ना होकर जनता का स्वामित्व होता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शासन व्यवस्था में ऐसा तो नहीं है टैक्स सिस्टम नहीं चलता था पूरी तरीके से, यहाँ पर लोगों की इच्छा पर निर्भर था। अपने राजा को, अपने शासक को लोग अपनी इच्छा से कुछ चीजें भोग या भेंट स्वरूप दे देते थे, जिसे बलि कहा जाता दोस्तों। कुछ जगह पर इसका नाम भोग भी मिलता है। ठीक है, आप भगवान को भोग लगाते, अपनी इच्छा से लगाते, भगवान जबरदस्ती तो नहीं लेते ना आप लोगों से। कोई ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती देना पड़ेगा। डर के कभी कोई काम नहीं करना, डर के कोई काम करोगे तो फिर दिक्कतें होंगी वो कभी आपको नहीं वो उसका पुण्य मिलता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भगवान ऐसा कर देंगे, या मैंने वैसा नहीं किया तो भगवान ऐसा कर देंगे। भगवान को इतनी फुर्सत नहीं कि वो आपका ही बुरा करने के लिए बैठा हुआ है। तो कभी भी डर कर कोई काम मत करिए। भोग जब भी लगाएं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लगाएं। भोग
श्रद्धा का विषय है, अपनी इच्छा शक्ति का विषय है। कितना ज्यादा लगा सकते हो, कितना कम लगा सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। दान अपनी श्रद्धा से दीजिए, अपनी इच्छा से दीजिए, अपनी हैसियत के हिसाब से दीजिए। ये कोशिश मत करिए कि मैं इतना हूं, इतना दान दूंगा तो मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा। दान या किसी भी चीज को आप कंपटीशन के तहत नहीं लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर अपनी इच्छा के साथ ही बलि या भोग दिया जाता था, उसी हिसाब से आप लोगों को फल भी मिलता है कि नहीं है, तो कंपटीशन ना करें। इसके अलावा यहां पर दशराग युद्ध का भी वर्णन देखने को मिलता है। दशराग युद्ध क्या है दोस्तों, तो ये रावी या पारुष्णी नदी के तट पर हम लोगों को देखने को मिलता है युद्ध, जिसमें हम लोगों को 5 सुदास वाले और 5 भरत कबीले के राजा देखने को मिलते हैं। ये 5 और 5 टोटल 10 राजा हो गए। ये 10 राजाओं का युद्ध जो था वो दशराग युद्ध के नाम से फेमस हुआ दोस्तों। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें इसके बारे में व्यवस्था भी देखने को मिलती है, किसके बारे में, दशराग युद्ध की, जिसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों, भरत कबीले की विजय हो गई थी। ये याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि दशराग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दशराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। व्यवस्थित तौर पर इसको याद रखना है, लिख के रख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेदिक काल की शासन व्यवस्था में राजा की क्या व्यवस्था थी, साम्राज्य का बंटवारा कैसे किया गया था, मंत्री परिषद किस प्रकार की होती थी, प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी कौन कौन होते थे, न्याय व्यवस्था कैसी थी, टैक्स सिस्टम किस प्रकार का था, सब हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था भी खत्म हुई। इसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों, तो अगला जो सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता वो है वैदिक समय की अर्थव्यवस्था। अगर हम वैदिक समय की अर्थव्यवस्था को देखें दोस्तों, तो जहां हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, तो ऋग्वेदिक समय में ये व्यवस्था बदल गई। यहाँ पशुओं का महत्व बढ़ गया था दोस्तों। अगर हम ऋग्वेदिक काल में देखें तो पशुपालन जो था वो मुख्य पेशा हो गया था। मतलब हम लोग अगर हम अर्थव्यवस्था का आधार देखें, अर्थव्यवस्था का आधार देखें तो वो पशुपालन हो गया था। हर एक व्यक्ति पशुपालन को इंपॉर्टेंस देता था। अब जब पशुपालन को इंपॉर्टेंस दे रहा है दोस्तों, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, इस प्रकार के पशु पाले जाते थे। पशु पालन के पीछे उद्देश्य होता था दोस्तों, एक तो आप लोगों को परिवहन करना है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, दूसरा मांस की प्राप्ति की जाती थी, दूसरा दूध की प्राप्ति की जाती थी, चमड़े की प्राप्ति की जा सकती थी। इन सब चीजों के लिए पशुपालन किया जाता था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो पशुपालन था। यहाँ पर आप लोगों को गौ शब्द जो है, ये गौ शब्द देखने को मिलता है दोस्तों। गौ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। गौ शब्द का अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग किया गया, जैसे गाय का, गौ का मतलब तो गाय ही है, और गाय यहां पर सबसे पवित्र मानी गई दोस्तों। गाय पवित्र मानी गई, तो गाय को अगर हम माता का दर्जा देते हैं, तो गाय को अगर हम माता का दर्जा देते तो अभी से नहीं देते, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। गाय को पवित्र माना गया दोस्तों, याद रखिएगा, और मां का दर्जा दिया गया है। अनेक देवताओं का, सभी देवताओं का निवास इसमें माना गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गाय अगर सबसे इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों, तो यहाँ पर जो धनी व्यक्ति होता था वो गोमत कहलाता था। देखिए यहाँ पर भी गौ शब्द का प्रयोग हो रहा है। गौमत मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होगी उतना धनवान व्यक्ति होगा, ठीक है। यहाँ पर बेटी को दुहित्री कहा जाता था। दुहित्री क्यों कहते थे बेटी को, इसका मतलब होता था कि जो गाय का दूध निकालती थी। यहाँ पर गवेषणा शब्द का प्रयोग हुआ है। गवेषणा शब्द जो है दोस्तों वो गाय की खोज करने के लिए प्रयोग हुआ है। गवेषणा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, गाय की खोज के लिए हुआ है। और एक और शब्द देखने को मिलता है दोस्तों जिसको बोलते हैं गविष्ट। ये गविष्ट शब्द मिलता है युद्ध के लिए। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द मिलता है, क्यों, क्योंकि लड़ाई किस लिए होती थी, गाय के लिए होती थी। भाई आज देखिए, अगर आप देखेंगे कि कोई चीज चोरी होगी तो वो क्या होगी चोरी, आपकी संपत्ति, धन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा चोरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों के वही काम आएगा बाद में। हालांकि कर्म आपने जो किया है वो कर्म काम आने वाला, और आपने चोरी करने का कर्म किया है तो पाप लगेगा, दंड तो मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक क्षणिक, एक कुछ समय तक के लिए चोरी की गए पैसे का आप लाभ लेकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। वो सीमित समय तक का सुख होता है, लेकिन असीमित लंबे समय तक के लिए जो आप उसका दंड भोगोगे वो व्यवस्था अलग होती है दोस्तों। तो ये कर्मों का फल होता है। तो आप ये सोचते हैं कि गविष्ट शब्द मतलब युद्ध। अब चोरी अगर करोगे, आज संपत्ति की, उस समय किसका करते थे, गाय की चोरी होती थी। अब वो गाय की चोरी होगी तो कुछ छुड़ा के तो लाना पड़ेगा, लड़ाई होती थी, उसको क्या बोला गया, गविष्ट बोला गया था। तो एग्जाम में पूछेगा गविष्ट मतलब युद्ध के लिए प्रयोग किया गया शब्द था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा गाय को अघन्या भी माना गया है। अघन्या का मतलब न मारने योग्य, गाय को न मारने योग्य बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था या उसे घायल करने का प्रयास करता था, वेदों में उसके लिए मृत्यु दंड का प्रयोग किया गया है, या फिर उसे देश निकाला दे दिया जाता था दोस्तों। तो एक प्रकार से ये जो व्यवस्था है
ये उस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो आज गाय के मांस को बीफ के तौर पर बेचना पसंद करता है और बड़ी बड़ी पार्टी में, बड़ी बड़ी होटलों में गाय के मांस को बीफ के तौर पर, लजीज व्यंजन के तौर पर, डिश के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर हम गाय के लिए इतनी इंपॉर्टेंस यहां दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो अभी से नहीं दे रहे हैं, प्राचीन काल से दे रहे हैं। इसके महत्व और इसकी व्यवस्था को देखते हुए मां का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आज हर एक व्यक्ति गाय का दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा। पाउडर वाला दूध पियोगे तो पाउडर वाले शक्ति वाले बच्चे होते हैं, गाय का दूध पियोगे तो बलवान तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो समझ लीजिए किस प्रकार की व्यवस्था में जाते हैं। तो ये आज की इस व्यवस्था में जहां गाय के मांस का बिजनेस हो रहा है वहां इसको समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक, तो ये अर्थव्यवस्था हम लोगों ने देखा कि किस किस प्रकार की चीजें यहां पर थी। तो पशुपालन पर आधारित व्यवस्था हमें यहां देखने को मिली। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुपालन ही होता था, पशुपालन में इसके अलावा कृषि भी काम होता था। लेकिन कृषि यहां पर क्या थी, सहायक क्रिया के तौर पर देख रहे हैं आप। गेहूं, जौ आदि फसलों का यहां पर कहीं ना कहीं बोल सकते उत्पादन किया जाता था। जौ शब्द का बार बार उल्लेख किया गया यव के तौर पर। तो जौ प्रमुख फसल के तौर पर उपजाई जाती थी दोस्तों, याद रखिएगा। और गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल थी इस समय की। इसके अलावा अन्य सब्जी और आदि चीजों का उत्पादन भी यहाँ के लोग करते थे। इसके अलावा व्यापार भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। व्यापार दोनों प्रकार का देखने को मिलता है, आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार भी होता था। स्थल मार्ग से व्यापार भी होता था, जल मार्ग से व्यापार भी होता था। और व्यापार करने के लिए यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा का प्रचलन यहाँ पर नहीं हुआ था। और यहाँ कई जगह पर यह भी उल्लेख मिलता है कि विनिमय के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गाय को धन माना गया था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना धनवान व्यक्ति होता था। तो यहाँ की इकोनॉमी में हमें ये देखने को मिलता है। टैक्स यहाँ पर अनिवार्य नहीं था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बलि या भोग के तौर पर आप टैक्स की व्यवस्था देखते हैं ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ये इकोनॉमिकल सिस्टम हम लोगों ने यहाँ देखा। इसके बाद यहाँ याद रखिएगा कि पणि नाम का एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। पणि जो था दोस्तों वो पशुओं की चोरी करने वाला व्यक्ति होता था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के औद्योगिक गतिविधि भी चलती थी, जिसमें शिकार करना हो, बड़ी गिरी हो, रंगाई हो, कपड़ों की बुनाई हो, रथ बनाने का काम हो, धातुओं की गलाई कर उसे ढालने का काम हो। इस प्रकार की सब चीजें यहाँ पर प्रचलित थी। यहाँ पर ब्याज पे पैसा देने वाले वेकनॉट नाम के सूदखोर भी मिलते थे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि उत्पादन सीमित ही होता था। व्यवस्था में अगर हम देखें तो हथियार वगैरह जो होते थे, शस्त्र, वो हमें व्यवस्थित तौर पर ज्यादा देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको लोहे की जरूरत पड़ती है। और लोहे की खोज जो है दोस्तों वो 1000 ईस्वी की ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कहाँ, 1500 से 1000 के बीच में। तो यहां पर लोहे से ऋग्वैदिक कालीन आर्य परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इनकी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की तुलना में थोड़ी सी हमें आर्थिक तौर पर अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है, निम्न दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक का सेक्शन था इसका। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो जो कृषि और बाकी की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हम लोगों को यहाँ कुछ प्राचीन और नवीन नाम भी देखना पड़ेंगे। इनके तहत भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उर्वरक किसको बोलते थे? उपजाऊ भूमि को बोलते थे। लांगर या सीर हल को कहते थे। हल के लिए यहाँ पर सीता शब्द भी मिला है दोस्तों, सीता शब्द मिला है। और जो हल से बोल सकते रेखा कहते थे उसको सीता रेखा के तौर पर भी आप जानते हैं। वृक मतलब बैल होता था, इसको आप वृष के तौर पर भी जानते हैं ना। ठीक है, इसका करिश या शक्रत क्या होता था? गोबर की खाद को कहते थे। सीता हल की बनी लाली को कहते थे। अव्वल कुएं को कहते थे। किवाश हलवाहा को कहते थे। पर्जन्य बादल को कहते थे। बादलों की जानकारी भी हमें थी, अलग अलग प्रकार के बादल जो है मौजूद थे। उर्दू में इसका नाम था अनाज मापने वाला पात्र होता था। तक्षण बढ़ई को कहते थे। भीषद वैद्य को कहते थे। कुसिद ऋण लेने या बलि की व्यवस्था को कहा जाता था। और अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था दोस्तों। तो बैलगाड़ी देने की प्रथा जो है उसको अनस कहते थे। ये अगर एग्जाम में आता तो इनके मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम यहाँ देखें यहाँ की धार्मिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को जब देखते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि एक हमें अलग लेवल पर धार्मिक व्यवस्था देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जब हम दोस्तों देखते हैं तो यहाँ धार्मिक कर्मकांड जो थे वो हमें प्रचलित देखने को मिलते हैं। और धार्मिक कर्मकांड में जब हम जाते हैं दोस्तों तो यज्ञ का यहाँ पर विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। यज्ञ का विशेष महत्व देखने को मिलता है। अगर आपकी कोई इच्छा और आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके आधार के तौर पर यज्ञ कराने की बात की जाती थी। वैदिक विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराने की बात की जाती थी। अग्निकुंड में हवन करके देवताओं की स्तुति की जाती थी ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों के आधार पर, और उसके आधार पर आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होती थी दोस्तों। तो एक प्रकार से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ विधि विधान अनुष्ठानों का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया गया।
और पूजा के विधि के तौर पर आप दोस्तों यज्ञों को देखते हैं। अब यहाँ ये कि कर्मकांड करते थे तो उसका उद्देश्य क्या था? एक तो आपको भौतिक सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए होगी, अच्छा घर चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा गाय तुम्हारे पास हो, पुत्र आपको मिल जाए, पशु आपको मिल जाए, इसलिए आप करते थे। इसके अलावा शारीरिक सुख, आपकी निरोगी काया हो, आपकी काया जो रहे, आपका शरीर जो रहे वो रोग से ग्रसित ना हो, तो स्वास्थ्य जीवन चाहिए था। इसके अलावा सुख समृद्धि की सामग्री जो जो चाहिए होती है सब अवेलेबल हो जाए, इस उद्देश्य से यहाँ के लोग क्या करते थे? कर्मकांड आदि में लगते थे। दोस्तों बहुवादी व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन ईश्वर एक होता था और प्रकृति पूजक लोग होते थे। यहाँ पर वृक्ष की, पेड़ की, नदी की, पर्वत की, इन सभी की पूजा की जाती थी। और एकेश्वरवादी लोग थे, मतलब एक ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग थे। अभी ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा ज्यादा प्रचलित नहीं हुई थी। यहाँ पर हम लोगों को बहुदेववादी समाज देखने को मिलता है, अलग अलग देवता मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करें, इंद्र का नाम मिलता है, अरुण का नाम मिलता है, वरुण का नाम मिलता है, अश्विन का नाम मिलता है ना, अश्विन का पूषण का नाम मिलता है, पूषण के बाद अग्निदेव का नाम मिलता है, ये इंपॉर्टेंट देवता के तौर पर सोम का नाम मिलता है। अब यहाँ पर इंद्र कौन है दोस्तों? इंद्र को बोला गया है पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को नष्ट करने वाला। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। एग्जाम में पूछेगा वर्षा का देवता कौन था, तो इंद्र को कहा गया है। इंद्र को वर्षा का देवता, पुरंदर, दोनों संधि दी गई। साथ साथ युद्ध के नेता के तौर पर भी इंद्र को वर्णन किया गया है। यहां पर देखिए, जब हम अरुण की बात करते हैं दोस्तों, तो अरुण जो है दोस्तों, इसके संबंध में कहा जाता है कि अरुण देव हमारी पूरी जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए काम करते थे। वरुण देव की बात करें दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा कि वरुण देव को यहां पर हम ऋतुओं का, आंधी तूफान का देवता के तौर पर देखते हैं। अश्विन की बात करें दोस्तों, तो विपत्ति को हरने वाले देवता के तौर पर देखते हैं। पूषण को देखते हैं कि पशुओं का देवता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता निभाने वाला देवता था। सोम जो है वो वनस्पति का देवता होता था। तो सभी प्रकार के अलग अलग देवताओं को यहाँ पर उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि बहुदेववाद की परंपरा चलती है, समाज बहुदेववादी था, अलग अलग देवता मौजूद थे, लेकिन एक ईश्वर में विश्वास करते थे, लोग प्रकृति पूजक होते थे। बराबर है। अच्छा, यहां पर एक और चीज देखिएगा कि हमें किसी भी ग्रंथ में देवियों के अस्तित्व की ज्यादा जानकारी नहीं, उल्लेख नहीं मिला, इसलिए हमने कहा कि देवियों का यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन यहां पर मंदिरों का निर्माण हमें देखने को नहीं मिलता, मूर्ति पूजा के उल्लेख हमें यहां देखने को नहीं मिलते। कहां? ऋग्वैदिक कालीन समाज में। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो ये इनका क्या रहा दोस्तों? धार्मिक जीवन रहा। और धार्मिक जीवन के अलावा हम लोगों ने आर्थिक जीवन को भी डिटेल में देखा, सामाजिक जीवन को भी डिटेल में देखा, और राजनीतिक जीवन को भी डिटेल में देखा। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आप लोगों के समझ में बिल्कुल आ चुकी होगी कि हाँ, ऋग्वैदिक कालीन समाज कितना संपूर्ण और पूरी तरीके से सुदृढ़ समाज के तौर पर दिखाई पड़ता है। बस एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा कि आर्यों ने जो इतना सारा प्रोग्राम जमा लिया, उसमें इंपॉर्टेंटली इनको घोड़े ने बहुत सहायता की। जिस घोड़े से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के परिचित नहीं होने के सबूत मिलते हैं, उसी घोड़े को आर्यों ने अपना सबसे महत्वपूर्ण पशु के तौर पर प्रयोग किया, रथों में उसको लगाया और अपनी सभ्यता को स्थापित किया। और उसी के बल पर इन्होंने आगे जाकर अपने साम्राज्य के विस्तार करने में भी दोस्तों कहीं ना कहीं काम किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता के आधार पर। इसके साथ ही हमारे दो टॉपिक जो है खत्म होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल। अब अगले लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल को देखने वाले हैं और फिर इनके विशेष बिंदु के तहत उन टॉपिक्स को देखेंगे, उन बिंदुओं को देखेंगे जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, लेक्चर को पूरा देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जय श्री राम।